ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ये समझने के बाद हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसको बोला जाता है द ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। अब ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके एप्लीकेशन हमारे आगे की पढ़ाई में इस चैप्टर की काफी बार यूज होते रहेंगे। ठीक है, तो देखो ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन जो है वो सबसे पहले तो है किसके लिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यहां पे जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट कॉन्सेप्ट अप्लाइज ओनली फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम हो, जिसका पार्शियल डिसोसिएशन हो, पूरी तरह से 100% डिसोसिएशन जिसका ना हो। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज CH3COOH एक्वस को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो इसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है और ये बनाता है H प्लस एक्वस प्लस CH3COO माइनस एक्वस। इसका एक पार्शियल डिसोसिएशन होता है एंड इट फॉर्म्स H प्लस एंड CH3CO माइनस एक्वस। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में भी रहता है, कुछ इस फॉर्म में भी रहता है। अब सपोज करो कि T इक्वल्स टू 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ C था मान लो, और इसका 0 और इसका 0। केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ अल्फा में लिखना सीखा हुआ है, तो अब खुद सोचो हम लोग कैसे करेंगे। बताओ मुझे यहाँ पर T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम मतलब वो वाला समय जब इक्विलिब्रियम आ गया, मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए। अल्फा के टर्म्स में मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है, हम लोग लिखेंगे C इंटू 1 माइनस अल्फा। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे C अल्फा और यहां पर हम लोग को फिर से लिखेंगे C अल्फा। इन केस यू आर नॉट फैमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट, आपको ये कुछ अजीब सा लग रहा है, तो पहले आप जाकर केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के वीडियोस देखो, स्पेशली द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पार्ट, जहां पर मैंने ये चीज डील की हुई है कि कैसे किसी रिएक्शन के प्रोग्रेस को हम लोग अल्फा के टर्म्स में लिखते हैं। तो अल्फा के टर्म्स में हम लोग इसे इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो नाउ if I write the equilibrium constant for this reaction, ठीक है, the equilibrium constant Kc in terms of concentration, ठीक है, so that will be the concentration of H plus at equilibrium into the concentration of CH3COO minus at equilibrium divided by the concentration of CH3COOH एट इक्विलिब्रियम। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया किसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के लिए। यहां पे तो Kc लिख पाओगे क्योंकि सब कुछ सॉल्यूट है, तो वी कैन ओनली राइट Kc। वैसे इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक नाम भी होता है, इसको हम लोग Ka भी बोलते हैं। है ये बेसिकली Kc ही, बट इसको हम लोग एक नाम देते हैं Ka। इसका और मतलब मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा। वैसे Ka का मतलब होता है द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka को हम लोग बोलते हैं द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। एंड नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन दिस आई विल गेट द वैल्यू ऑफ Ka एज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये है Kc ही, बट जस्ट इसको एक नाम दे दिया गया है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये हम लोग थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट कर दें तो व्हाट डू वी गेट, वी गेट C अल्फा मल्टीप्लाइड बाय C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। ये हमारे पास Ka का एक्सप्रेशन आया, और इसको हम लोग थोड़ा सा अगर और फर्दर सॉल्व कर लें तो यहां से Ka का एक्सप्रेशन आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये हमारे पास Ka का एक्सप्रेशन आया। ओके, नाउ डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपको यह समझना है कि देखो K जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये तो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। मैं बार बार आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बता चुका हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू विच डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो फिक्स्ड वैल्यू है, अब आप अगर इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि इस केस में एसिटिक एसिड है,
अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C जो है वो कम करते जाते हो, तो नेचुरली अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इस पूरी चीज का वैल्यू जो है वो क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा भाई। ये बात सबको समझ में आता है? क्योंकि अगर मैं C को लेटर, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो एक फिक्स्ड वैल्यू आनी है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर एक फिक्स्ड वैल्यू आनी है तो इसको अगर मैं आधा कर दूं तो इस पूरी चीज को क्या होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा, ताकि वो रेशियो जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो अगर आप C को, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हो, तो कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने पे अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू तभी बढ़ सकती है जब अल्फा की वैल्यू बढ़े, ठीक है, जब अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो। तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों, वाई, ऐसा क्यों कि अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा तभी बढ़ेगा जब अल्फा बढ़े। देखो, अल्फा बढ़ने का इस पूरे फ्रैक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा तो अल्फा का वैल्यू बढ़ने पे ये न्यूमरेटर बढ़ता जाएगा, जैसे अल्फा 0.2 से मान लो 0.4 हो जाए, है ना, तो न्यूमरेटर का वैल्यू जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 माइनस अल्फा है, तो 1 माइनस अल्फा है, तो अल्फा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। फिर से सुनो मेरी बात, मैंने बोला कि इस फ्रैक्शन पर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा पर अल्फा बढ़ने का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अल्फा जब बढ़ेगा तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है 1 माइनस अल्फा है, तो अगर अल्फा बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल वैल्यू है, खुद सोचो किसी फ्रैक्शन में द न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग और डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो उसकी वजह से ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो इस चीज की वैल्यू तभी बढ़ सकती है जब अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करे। तो ये जो हमने एक छोटी सी बात बोली बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं द ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन का क्या मतलब है? ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन का मतलब यह है कि जैसे जैसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग डिक्रीज करते हैं, दैट इज उसको डाइल्यूट करते रहते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब ही क्या होता है? डाइल्यूट करने का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, वो अल्फा का वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाता है। दिस इज in short the Ostwald's law of dilution. On decreasing the concentration for a weak electrolyte, the value of alpha increases. The value of alpha increases. And इसका फर्दर एक्सटेंशन ये है कि अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन को जीरो टेंड करवा दो, कॉन्सेंट्रेशन को तुम जीरो टेंड करवा दो, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब तुम्हारे पास कोई कॉन्सेंट्रेशन थी, लेट्स से 1 मोलर सोल्यूशन था एसिटिक एसिड का, तुम इसमें खूब सारा पानी मिला दिए, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर मिला दिए। तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर मिला दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, इट विल टेंड टू जीरो, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसको बोलते हैं व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो होने लग जाए तो इस वाले टर्म का वैल्यू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इस वाले टर्म का वैल्यू बहुत बड़ा होना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन अगर जीरो को टेंड करने लगे तो इस वाले टर्म का वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा होना पड़ेगा। और इसका वैल्यू बहुत बड़ा कब आएगा? इसका वैल्यू बहुत बड़ा तब आएगा जब 1 माइनस अल्फा, दैट इज इसका डिनोमिनेटर जो है, ये जीरो को अप्रोच करने लग जाए। क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच करने लगता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन तुमने बहुत जीरो कर दिया, एकदम ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है, जिसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन का नाम दे रहे हो। तो इतनी कम अगर कॉन्सेंट्रेशन कर दोगे तो इस, अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत छोटा हो जाएगा तो इस पूरी चीज का वैल्यू बहुत बड़ा होना पड़ेगा। और बहुत बड़ा वैल्यू, किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू बहुत बड़ा कब आता है? जब उसका डिनोमिनेटर जो है वो टेंडिंग टू जीरो हो जाए, ठीक है। तो अब खुद सोचो कि अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 1 माइनस अल्फा की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाए, ठीक है।
1 माइनस अल्फा है और हम चाहते हैं इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो इसकी वैल्यू 0 तब आएगी जब अल्फा की वैल्यू जो है वो नियरली किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर. सो वी कैन से दैट अल्फा विल नाउ स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा, और अगर हम उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दें, दैट इज उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 0 को अप्रोच करने लगे, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल नाउ स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1. उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल नाउ स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1. और अल्फा 1 होने का क्या मतलब होगा, सोचो. अल्फा 1 होने का मतलब होगा कि अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नाउ बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वेरी गुड, राइट, अंडरस्टूड. कि अल्फा अगर नियरली 1 हो गया तो ये तो हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन दी थी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब क्या हो रहा है कि 0 कंसंट्रेशन जब हो गई, बहुत कम कंसंट्रेशन अगर कर दोगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नियरली 1 के बराबर हो गया, तो इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो इस चीज को तुम देखोगे आगे न्यूमेरिकल्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो तुम पाओगे कि जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है, जैसे लेट्स से 10 रेज टू दी पावर -6 मोलर. तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग जैसे लेट्स से 10, मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, 10 रेज टू दी पावर -6 मोलर HCl और 10 रेज टू दी पावर -6 मोलर एसिटिक एसिड. अब 10 रेज टू दी पावर -6 मोलर सोचो, 0.0000, 5 बार 0 फिर 1, इतनी कम कंसंट्रेशन, तो 0 ही है कंसंट्रेशन. तो तुम देखोगे कि 10 की पावर -6 मोलर HCl के लिए जो कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा, 10 की पावर -6 मोलर एसिटिक एसिड के लिए भी वही सेम कॉन्सेप्ट्स लगा दूंगा. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन हो गई है तो अब HCl और एसिटिक एसिड में ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस अब बचा नहीं है. वो दोनों ही जो है अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे, मतलब HCl तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, लेकिन इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन पे जो एसिटिक एसिड है वो भी फंक्शन करने लग गया एज व्हाट, एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ Ostwald's law of dilution, that as the concentration approaches 0, the degree of dissociation of a weak electrolyte approaches 1, which means that a weak electrolyte now starts behaving as a strong electrolyte.